हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया सेशन। आज यहां पर कोई भी परंपरागत सेशन जो मैं लेकर के इन दिनों उपस्थित होता हूं, उसमें से ये कोई भी सेशन नहीं है। मुझे जैसा कि याद है कि इस तरीके का एक सेशन बहुत पहले का है, जो कि टाइम एंड टेंस में मैंने किया था, जहां पर यह बताया था कि हम वर्ब्स को कैसे पहचानें। एक न्यूज़पेपर का जो है कॉलम व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा था और फिर उसमें समझाने की कोशिश की थी। उसके बाद बच्चों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आते रहे और मैंने देखा कि बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें और सेंस कैसे करें, क्या जब मीनिंग समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर हम क्यों पढ़ें, उबाऊ हो जाता है। सर कुछ ऐसा उपाय बताइए जहाँ पर नहीं नहीं मैं न्यूज़पेपर के कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एडिटोरियल लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये आप में से आप किसी भी लेवल पर हैं, आप सुपर बिगनर्स हैं, एडवांस लेवल पर हैं, आप सबके लिए ये सेशन बराबर वैल्यू का है। आप इसको देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि सीधा सीधा ट्रांसलेट करके उसको हिंदी का एक सेंटेंस बना देना, ये किसी भी भाषा को सीखने का या फिर उसको जानने का सही तरीका नहीं है। यहाँ पर हम आज ही के द हिंदू न्यूज़पेपर का एक कॉलम लेकर के उपस्थित हुए हैं और हम उसको पढ़ेंगे भी और ये भी जानेंगे कि क्या अगर कोई वर्ड जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता, तो अ, वो पैराग्राफ मुझे समझ में नहीं आएगा या फिर जो है उसको छोड़ देना चाहिए। ये इतना डरावना क्यों होता है वो कैब? इस सब पर हम पूरा विस्तार से बात करेंगे। साथ में कुछ ग्रामेटिकल नॉर्म्स की भी चर्चा करते चलेंगे, ताकि आप आगे दिन से एक न्यूज़पेपर लीजिए और उसके कॉलम को पढ़ करके धीरे धीरे अपनी भाषाई समझ को डेवलप कीजिए, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाइए। तो चलिए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आखिरकार क्या ऐसा तरीका है और कौन कौन सी बारीक बातें हैं जिसको न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान ध्यान में रखना चाहिए। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आज हम एक न्यूज़पेपर के कॉलम पर बात करेंगे, तो आप भी यहाँ पर वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। साथ में ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार हम किस तरीके से लाइंस को पढ़ रहे हैं और सेंस को कैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी शब्द का मीनिंग अटक जा रहा है तो उसका मीनिंग कैसे हम पता कर रहे हैं, इन सब पर विशेष बात करेंगे। सेशन को शुरू करेंगे उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि ये देखिए, ये आज ही का है ना, द हिंदू, ये यहाँ पर है, आप इसको देखिए। ठीक है, सिटी न्यूज़ है और ये मुझे लगता है कि दिल्ली वाला है और ये आज ही का न्यूज़पेपर है। तो हम अगर इसको देखें तो हम आगे बढ़ाते हैं और मुझे यही कॉलम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि ये जब इस तरीके का कॉलम आता है तो ये जो ऊपर का हेडलाइन है, ठीक है, और ये जो है ये अक्सर आपको प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। तो अब देखिए, पहला लाइन यहां पर है कि बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, केजरीवाल टेल्स नेशन, स्लैम्स सेंटर ओवर ट्रेड। अब यहां पर जो बातें हमें समझनी है वो ये समझना है कि इसकी हिंदी नहीं करनी, मुझे नहीं करना है इसका हिंदी। हम सीधा सीधा ये बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कॉमन शब्द है बॉयकॉट, और इसका मीनिंग होता है कि किसी का विरोध करना, बहिष्कार करना। तो हम मीनिंग पे नहीं जाएंगे। बायकॉट का मतलब सपोर्ट नहीं होता है, उसके अगेंस्ट में जाना होता है। हमको ये ध्यान में रखना है कि बायकॉट चाइनीज गुड्स, क्या करना है? चाइनीज गुड्स को बायकॉट करना है। केजरीवाल टेल्स नेशन, देश से कहते हैं केजरीवाल कि चाइनीज गुड्स को मत अपनाइए, उसका बायकॉट कीजिए। स्लैम सेंटर ओवर ट्रेड। अब देखिए, जब सेंटर का ट्रेड चाइना के साथ है, उस पर क्या किया है तो प्रशंसा तो करेगा नहीं इसका। स्लैम्स का मतलब क्या होता है? तो यहां पर वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज होता है ना, क्रिटिसाइज करने का सेंस आता है। तो सिंपल है कि बायकॉट चाइनीज गुड्स, केजरीवाल टेल्स नेशन, स्लैम्स
सेंटर ओवर ट्रेड, मतलब है कि आलोचना की, कटु आलोचना की सेंटर की, किस बात को लेकर के कि वहां पर चाइना के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, इस बात को लेकर के उन्होंने निंदा की। अब यहां पर देखिए कि अगर हम ग्रामर वाइज जाते हैं तो ये मेरा वर्ब का 5वां फॉर्म है, ये मुझे ध्यान में रखना है, और ये भी मेरा 5वां फॉर्म है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इस तरीके से समझते हुए पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ रहा है। ठीक है, कि ये मेरा प्रेपोजिशन है, इसके बाद ये नाउन है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहां निंदा किया, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये भी एक प्रकार का जो है नाउन ही यहां पर होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से शब्द को आराम से समझ सकते हैं और आराम से ये पता लगा सकते हैं कि पैराग्राफ का जो लाइंस है उसका सेंस क्या है। तो पहला लाइन यही आया कि बायकॉट चाइनीज गुड्स, केजरीवाल टेल्स नेशन, स्लैम सेंटर ओवर ट्रेड। आराम से पढ़िएगा, 20 से 25 मिनट का समय लगाइएगा। तो ग्रामेटिकल जो नॉर्म्स आप पढ़ते हैं उसको आप यहाँ पर चुनते जाइए, रिवीजन करते जाइए, उसका सेंस भी आपको समझ में आएगा, पहचान में आने लगेगा और बातें भी समझ में आने लगेंगी। आगे क्या कह रहा है कि आप चीफ क्रिटिसाइजेस सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। अब ये सब देखिए एक नया है। ठीक है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, मान लीजिए कि मुझे इसकी मीनिंग नहीं आती है, तो क्या कह रहा है कि हम इसका सेंस लगाएंगे, इसको कहते हैं डिकोड करना, कि आप चीफ क्रिटिसाइजेस सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू इंडिया बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब। अब देखिए यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग लगा है, ये आईएनजी तो इसमें है लेकिन इसके बगल में एसआरएम है नहीं, और आगे लिखा हुआ है हब, जो कि वहां लिखा हुआ है। तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और ये मेरा आर्टिकल है जो इसके साथ इस्तेमाल हुआ है। और अगर आपने आर्टिकल पढ़ा है तो उसका पैटर्न क्या होता है कि आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं, आर्टिकल प्लस नाउन करते हैं, एक तो इस तरीके से प्रयोग होता है, या नहीं तो जो दूसरा प्रयोग है वो है मेरा आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हैं तो आपको यहां पर ये दिखता है कि हाँ भाई इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, जो कि यहां पर है। तो कंड्यूसिव का मान लीजिए कि नहीं मीनिंग समझ में आ रहा है, तो लाइन जब पढ़ रहे हैं तो कह रहा है कि आप चीफ क्रिटिसाइजेस सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग अ गुड एनवायरनमेंट कह सकते हैं, कुछ जो है बेनिफिशियल एनवायरनमेंट कह सकते हैं, या फिर उसको क्या कहेंगे, फेवरेबल एनवायरनमेंट कह सकते हैं, कि जो फेवर में हो, टू इंडिया टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब, मतलब है कि ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए इंडिया, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अच्छा एनवायरनमेंट उपलब्ध नहीं कराया। अच्छा ही सेंस आएगा। तो हमको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं जाना है, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग आपको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप शब्द के हिसाब से देख रहे हैं कि भाई आगे क्या लगा हुआ है और इसका थीम क्या है, तो चूंकि यहां पर क्रिटिसाइज किया है तो बिल्कुल है कि अच्छा एनवायरनमेंट उपलब्ध नहीं कराया। तो सिंपल सा है कि कंड्यूसिव का मीनिंग समझ में आ गया। ऐसे ही इसका मतलब होता है हितकारी, लाभकारी, ठीक है, जिससे कि बेनिफिट हो, मीनिंग के हिसाब से अगर हम जाएंगे। लेकिन अगर हमको एक शब्द नहीं भी आ रहा है तो हम आराम से इसकी मीनिंग कर सकते हैं, और ये आदत बहुत अच्छी आदत है कि आप पेपर पढ़ें। कह रहा है कि सीएम बोस्ट अबाउट नेशनलिज्म बट ओनली डज पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म, रिमेन साइलेंट ऑन पाकिस्तान रिसेंट रिमार्क बीजेपी। अब ये बीजेपी का स्टेटमेंट है। यहां तक तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब वाला जो है ये पहला पॉइंट था जो आपके चीफ ने कहा, क्या निंदा की इस बात के लिए कि भाई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, और बार बार पढ़ने के दौरान कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अगर दोहराएंगे तो वो ध्यान में रह जाएगा, है ना, कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू इंडिया टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब। अब इसके बाद जो है बीजेपी ने कुछ कहा, वो स्टेटमेंट यहां पर है कि सीएम बोस्ट अबाउट नेशनलिज्म बट ओनली डज पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म। अब देखिए कि जब कहीं पर भी आईएसएम लगा हुआ होता है तो ये हमारे सिद्धांत को बताता है। जैसे अगर कम्युनिज्म है तो इसका मतलब है कम्युनिस्ट के सिद्धांत को लगाता है, मार्क्सिज्म है यानी कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को के बारे में बात करता है। तो यहां पर जो है अपॉर्चुनिटी से बना हुआ है, तो अवसरवाद कहते हैं इसको, और नेशनलिज्म का मतलब है राष्ट्रवाद। कह रहा है सीएम बोस्ट अबाउट नेशनलिज्म बट ओनली डज पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म, रिमेन साइलेंट, क्या रह गए, साइलेंट रह गए, ये पास्ट की बात है साइलेंट, और यहां पर देखिए कि ये भी एक एडजेक्टिव के तौर पर आया है, ऑन पाकिस्तान रीसेंट रिमार्क्स,
पाकिस्तान में वो कुछ उसके विदेश मंत्री ने कुछ कह दिया है, उसी मुद्दे पर बीजेपी ने कहा कि भैया सीएम ने राष्ट्रवाद को जो है वो ऊंचे स्वर में एकदम बोस्ट करके कहा, बट ओनली डज पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, सिर्फ एक अवसरवाद की राजनीति उन्होंने की है, मतलब है कि उस ऐसा काम किया जिससे कि उनको और उनकी पार्टी को फायदा हो। तो अब यहां पर देखिए कि हमको हिंदी लेने से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे इतने दूर का आराम से मीनिंग समझ में आ गया कि जो है केजरीवाल ने कहा कि भैया, देश से कहा कि भैया चाइनीज सामान का बहिष्कार कीजिए और सेंटर की निंदा की व्यापार करने के लिए। अब यहां पर था चुका चुकी सबको क्या लेना देना है। फिर कह रहा है कि आप चीफ जो है वो क्रिटिसाइज किया सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर नॉट प्रोवाइडिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। अब यहां पर हमने कंड्यूसिव को संदर्भ के हिसाब से मीनिंग देखा। टू इंडिया टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब। उसके बाद फिर बीजेपी का स्टेटमेंट है कि सीएम बोस्ट अबाउट नेशनलिज्म बट ओनली डज पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म, रिमेन साइलेंट ऑन पाकिस्तान रिसेंट रिमार्क्स। है ना, ये पाकिस्तान को जो रिमार्क्स आया इंडिया को लेकर के, उस पे वो चुप रहे, कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने अवसरवाद की राजनीति की और कुछ नहीं। फिर हम जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तब यहां से शुरू हो रहा है हिंदू ब्यूरो, और देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि हिटिंग एट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फॉर कंटिन्यूइंग ट्रेड विद चाइना इवन एज इंडियन सोल्जर्स। अब देखिए यहां पर जो हिटिंग आउट है ये V4 मेरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पहले एसआरएम नहीं है। अब ये इस तरीके का कंडीशन हम कब लिखते हैं? जैसे अगर हम देखें तो अगर इसको हम लिखना चाहें, जैसे हम यहां पर लिखें कि अ ट्रेन वॉज रनिंग, है ना, अ ट्रेन वॉज रनिंग, ठीक है। दूसरा है इट इज डेंजरस। तो हम क्या करते हैं कि जब वही सब्जेक्ट हम आगे लिखना होता है, ठीक है, कि अगर हमको कहना है, जैसे कि यहां पर क्या कह रहा है ना कि हिटिंग आउट, तो केजरीवाल वॉज या इज हिटिंग आउट एट नरेंद्र मोदी, इस तरीके से, तो उसको नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने आगे फिर स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को जोड़ा है। इस दोनों को मिलाकर के अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं कि रनिंग ट्रेन इज डेंजरस। ये मैंने कई बार अपने क्लास में बताया है कि सेंटेंस को जोड़ने का, लिखने का कुछ भी ऐसा तरीका नहीं है, बस भाव समझिए किस जगह पर और कौन से वर्ब फॉर्म को हम किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। V1 प्लस ING कब एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और कब वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, मतलब उसी एक्शन जनरेटेड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे हम कहते हैं रनिंग ट्रेन, इसका मतलब है कि वो इज के साथ भी आ सकता है, वॉज के साथ भी, क्योंकि अगर हम उसके पहले एसआरएम लगा रहे हैं दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम उसके पहले वॉज वर लगा रहे हैं तो वो पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम विल बी कर रहे हैं, जैसे कोई कहा कि इज रनिंग, तो ये प्रेजेंट की स्टोरी है। वॉज रनिंग कहा तो पास्ट की स्टोरी है, और अगर विल बी रनिंग कहा तो ये फ्यूचर की स्टोरी है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन प्रेजेंट और इन पास्ट और इन फ्यूचर, मतलब है कुछ भी, कुछ जो कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, हम उसकी बात कर रहे हैं। बट व्हेन वी राइट only V1 plus ING without SRM, was, were, be, when, or any other helping verb that suits with ING, it indicates or it acts as a noun or an adjective. तो सिंपल सी बात है कि वो या तो एक जेरंड की तरह काम करेगा या एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा जो उसी से जनरेट हुआ होता है, मतलब एक उसी एक्शन का वो परिणाम होता है। जैसे किसी ने कहा कि आई एम प्लेइंग अब एंड इट इज गुड फॉर हेल्थ, तो सिंपल अगर उसको जनरलाइज फॉर्म में हम रखें तो हम कहेंगे प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, जैसा मैंने यहां पर कहा। तो वही चीज यहां पर है कि हिटिंग आउट एट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फॉर कंटिन्यूइंग ट्रेड विद चाइना इवन एज इंडियन सोल्जर्स पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन ड्यूरिंग द रीसेंट फेस ऑफ। अब यहां पर देखिए फेस ऑफ का मीनिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां, अगर फेस ऑफ का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो आप सोच के देख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। ऐसे अगर आप टेलीविजन देखते हैं तो बहुत सारा डांस या फिर सिंगिंग का कंपटीशन होता है जहां पर फेस ऑफ रखा जाता है। तो कह रहा है कि हिटिंग आउट एट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फॉर कंटिन्यूइंग ट्रेड विद चाइना इवन एज इंडियन सोल्जर्स पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन ड्यूरिंग रीसेंट फेस ऑफ। फेस ऑफ का मतलब होता है आमना सामना। तो अभी जो रीसेंट फेस ऑफ हुआ है इन द तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ऑन संडे अपील टू द नेशन टू बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, है ना, ये यहीं से आ गया, ये ऊपर में जो लाइन था।
तो इसी बात को लेकर के जो है हिट करना। हिट करने का मतलब क्या हो, किसी को अगर हम शब्दों से हिट कर रहे हैं तो इसका मतलब आलोचना कर रहे हैं, फिजिकली हिट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसको पनिश कर रहे हैं, मार रहे हैं। कह रहा है हिटिंग आउट एट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पर की आलोचना करते हुए उन्होंने क्या कहा, किस चीज के लिए, कि फॉर कंटिन्यूइंग ट्रेड विद चाइना इवन एज इंडियन सोल्जर्स पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन ड्यूरिंग द रीसेंट फेस ऑफ इन तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब हमको इसका हिंदी नहीं करना है, हमको समझ में आ गया कि अभी जो रिसेंट में आमना सामना हुआ है सोल्जर्स का, उसके बाद भी भारत जो लगातार ट्रेड कर रहा है उस पर किसी प्रकार का सैंक्शन नहीं किया। ये शब्द अक्सर आर्थिक प्रतिबंध के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने मोदी गवर्नमेंट की आलोचना की। अब हमको वहां पर कर रहे हैं, किए थे, कर चुके हैं, इसका क्या लेना देना है, मुझे बात समझ में आ गई। साथ में उसका क्या कह रहा है कि आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल। अब क्या होता है, देखिए कन्वेनर कहने का मतलब है कि जो बातें रखते हैं, कन्वे करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ऑन संडे अपील टू द नेशन टू बॉयकॉट चाइनीज गुड्स। उन्होंने क्या अपील किया कि चाइना जो सामान, जो चाइनीज सामान है उसका बॉयकॉट करिए, बहिष्कार करिए, है ना। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा, फिर कह रहा है कि दिस इज 21st सेंचुरी। क्या कह रहा है कि दिस इज 21st सेंचुरी एंड नो कंट्री कैन जस्ट टेक ओवर द टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री, है ना। कहा कि ये 21वीं शताब्दी है और कोई भी देश ऐसे ही किसी की टेरिटरी नहीं ले सकता है। नो कंट्री कैन जस्ट टेक ओवर द टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज ऑल अबाउट ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स। उन्होंने कहा कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये किससे जुड़ा हुआ है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। द डे वी सो सम करेज एंड स्टॉप दिस $95 बिलियन इंपोर्ट, चाइना विल बी पुट इन इट्स प्लेस, मिस्टर केजरीवाल सेड। केजरीवाल ने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं कि इस इंपोर्ट को बंद करते हैं, स्टॉप दिस $95 बिलियन इंपोर्ट, चाइना विल बी पुट इन इट्स प्लेस, मिस्टर केजरीवाल सेड। उन्होंने ये बात कहा कि भैया ये 21वीं शताब्दी है, यहां पर कोई भी देश किसी की टेरिटरी नहीं ले सकता है, बातें सिर्फ ट्रेड और इकोनॉमिक्स की है। अगर हम स्टॉप करते हैं, हम करते थे, हमको इससे क्या लेना देना है। सेंस आ गया मेरे को कि वो उन्होंने पिछले दिन भाषण दिया है, वहां पे कुछ बोला है तो बातें समझ में आ रही है, किस कहानी है, कहां की है। हमको बस इसको थीम पकड़ना है और इसी के आधार पर सवाल बनाना है। तो अगर आप इसको रेगुलर करते हैं, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप नहीं करेंगे तो सर ये जादू है नहीं, भाषा ऐसे ही सीखी जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि अगर इसको बंद करें तो चाइना विल बी पुट in its place, Mr. Kejriwal said. कह रहा he criticizes the central government for not providing a conducive environment to India become a manufacturing hub. अब देखिए ऊपर में जो लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, उसको जरा गौर कीजिए। क्या लिखा हुआ है, स्लैम सेंटर ओवर ट्रेड, है ना। यहां पर देखिए कि चीफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिटिसाइज किया किस चीज के लिए, फॉर नॉट प्रोवाइडिंग अ कंड्यूसिव एनवायरमेंट टू इंडिया। अब देखिए यहां पर ही क्रिटिसाइज्ड the central government for not providing a conducive environment to India become a manufacturing hub. यहां पर जो conducive है ये भी एक प्रकार का जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो कि इसके लिए आया है। बेहतर एनवायरमेंट की बात कह रहा है ना, फेवरेबल एनवायरमेंट की बात कर रहा है। इंडिया बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब। कह रहा है रिएक्टिंग टू मिस्टर केजरीवाल्स रिमार्क। अब केजरीवाल का जो रिमार्क है उस पर रिएक्ट कर रहे थे या बोल रहे थे, तब ये स्टेटमेंट आया। इसलिए देखिए यहां पर सिर्फ रिएक्टिंग लिख के छोड़ दिया है ना, कि टू मिस्टर केजरीवाल्स रिमार्क दिल्ली बीजेपी वर्किंग प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा सेड आप चीफ बोस्ट अबाउट नेशनलिज्म बट इन रियलिटी ओनली डज पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म। वही बात है कि उन्होंने सिर्फ जो है राष्ट्रवाद को वो बढ़ा चढ़ा करके कहा, उसको बोस्ट किया, लेकिन जो उन्होंने की है वो है अवसरवाद की राजनीति। की मौका मिल गया उनको, चीन और भारतीय सेना का फेस ऑफ हुआ, वहां पर पंगा हो गया तवांग सेक्टर में, तो उसको लेकर के इन्होंने अपना फायदा कराने की कोशिश किया। दैट मीन्स कि ये अवसरवाद की राजनीति की उन्होंने। ऐसा किसने कहा, तो वो वहां के जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि यहां पर आप समझिए आराम से। फिर क्या कह रहा है कि मिस्टर केजरीवाल वॉज स्पीकिंग एट AAP's 11th नेशनल काउंसिल मीट हेल्ड आफ्टर द पार्टी अचीव्ड अ नेशनल स्टेटस। देखिए पार्टी को नेशनल स्टेटस मिला, उसके लिए वो 11th नेशनल काउंसिल मीट में बोल रहे थे आम आदमी पार्टी के, वहां पर ये बात उन्होंने कही। कह रहा ही सेड आप वाज अ whiff ऑफ फ्रेश एयर फॉर द पीपल ऑफ कंट्री। अब देखिए कि हमको ये नहीं समझ में आता है
इसका क्या मीनिंग है? हमने कंड्यूसिव के बारे में भी यही किया था और इसके बारे में भी हम यही करेंगे कि ही सेड आप वाज अ विफ ऑफ फ्रेश एयर। विफ ऑफ फ्रेश एयर का मतलब क्या होता है? फ्रेश एयर का क्या हो सकता है? बवंडर हो सकता है, झोंका हो सकता है ना? तो झोंका यहां पर लेते हैं, हवा का झोंका। तो सेंस हमको समझ में आ जाता है खुद भी। तो इसका मतलब है कि विफ का मतलब होता है झोंका। अब देखिएगा ढूंढ करके कि क्या यही मतलब है इसका, नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि he said आप was a whiff of fresh air for the people of the country as it fought elections on the basis of work done and it intends to do rather than indulging in negative politics and of name calling। अब देखिए क्या कह रहा है, सिंपल सा है कि वो वर्क डन, यहां पर है कि वर्क डन कहने का मतलब कि जो उन्होंने काम किया, यहां जो डन लगाया इससे सेंस आ गया कि आम आदमी पार्टी एक हवा का झोंका, फ्रेश हवा का झोंका है लोगों के लिए। क्यों भाई? क्योंकि ये इलेक्शन लड़ी है उस आधार पर कि उसने काम किया है और काम करने के इंटेंट्स है ना, कि वर्क इट इंटेंट्स टू डू rather than indulging in negative politics और नेम कॉलिंग, है ना। मतलब नेम कॉलिंग का जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है उसमें शामिल होने के बजाय और उस पर जो है किसी की निंदा करके इलेक्शन लड़ने के बजाय इसने अपने किए गए काम के आधार पर और काम करने के इरादा को सामने रख करके जो है वो इलेक्शन लड़ा है। इसीलिए ये एक प्रकार का हवा का झोंका है लोगों के लिए। तो ये बात उन्होंने वहां पर कही। तो मोटा मोटी मुझे ये बात समझ में आ गई। समरी क्या हुई कि आम आदमी पार्टी का 11th जो है वो नेशनल काउंसिल मीट था, उसमें ये बोल रहे थे। उन्होंने लोगों से अपील की कि भाई चाइनीज गुड्स का बायकॉट कीजिए। सरकार की आलोचना की कि उसने कोई भी बेहतर एनवायरनमेंट नहीं उपलब्ध कराया ताकि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। इस जवाब में विपिन सचदेवा है ना, नहीं वीरेंद्र सचदेवा है, जिन्होंने ये कहा कि भाई इन्होंने सिर्फ अवसरवाद की राजनीति की है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि भैया ये हवा का झोंका है आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये राजनीति अपने किए गए काम के आधार पर इलेक्शन लड़ने के लिए आई है और लड़ती है, लड़ी है। साथ में ये भी कि इरादा रखती है काम करने का, ना कि दूसरे की निंदा करके और उसको क्रिटिसाइज करके इलेक्शन लड़ने का काम किया और जीतने का काम किया। ऐसा आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है। कह रहा है विजन फॉर इंडिया स्पीकिंग अबाउट द फ्यूचर प्लान्स ऑफ आप। अब फिर यहां पर देखिए कि यहां पर पूरा सेंटेंस होगा कि ही वाज स्पीकिंग इन दैट सेमिनार एंड टोल्ड दैट। तो उतना नहीं लिख करके सीधा कह दिया कि स्पीकिंग अबाउट द फ्यूचर प्लान्स ऑफ आप, मिस्टर केजरीवाल सेड आई हैव अ विजन फॉर द होल कंट्री, आप इज ओनली द मीडियम दैट विल हेल्प अचीव द विजन। कहा कि हमारे पास एक प्लान है ना, हमारे पास एक विजन है पूरे देश के लिए और आप ही एक ऐसा माध्यम है, आम आदमी पार्टी, जो क्या करेगी, हेल्प अचीव द विजन। आई एनविजन एंड इंडिया दैट इज अ ग्लोबल एजुकेशन हब। मतलब है कि वो एनविजन कर रहे हैं, उस चीज को देख रहे हैं कि भैया भारत जो है वो एजुकेशन हब है। वो जो है इज अ ग्लोबल एजुकेशन हब वेयर नो वन स्लीप्स हंग्री, जहां पर कि कोई भी भूखा नहीं सोता है। वेयर द अंडर प्रिविलेज्ड गेट टॉप क्लास एजुकेशन। अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब क्या होगा भैया? जिसको सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो तभी तो उसको टॉप क्लास मिलेगा, तो कुछ काम होगा। जो पहले से टॉप क्लास है उसको देख क्या करेंगे? तो यहां अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब सेंस के हिसाब से निकल जा रहा है कि वेयर द अंडर प्रिविलेज्ड get top class education, healthcare. In our vision for India, there is no scope for caste religion divide, है ना। जाति और धर्म का जो विभाजन होता है उस आधार पर इसके लिए कोई भी स्कोप नहीं है आने वाले समय में। ये आम आदमी पार्टी का विजन था जिसकी चर्चा उन्होंने 11th नेशनल काउंसिल मीट में की। तो देखिए आराम से हम यहां पर समझ जा रहे हैं, पैराग्राफ भी इजी है, लेकिन शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी ना बॉस। धीरे धीरे इसको करेंगे तो आगे जाकर के ये और बेहतर हो जाएगा। एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ प्राइस राइज एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मिस्टर केजरीवाल सेड द नेशनल इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का मतलब जो होता है महंगाई होता है, ये इतना चर्चा में है, ठीक है, कि आपको आराम से इस बात को समझना चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई से होता है। Rate was hitting 7.4 but inflation rate in Delhi is 4%। उन्होंने फिर से अपने राज्य में जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम है नेशनल से, तो उसका गुणगान किया कि भैया केजरीवाल said the national inflation rate was 7.4 but inflation rate in Delhi was 4% which is the lowest in the country, जो कि उनके हिसाब से देश में सबसे कम था। कह रहा this is because Delhi has an honest government that assists its citizen। और उनका कहना यह है कि ये इस वजह से है कि दिल्ली को
एक ऑनेस्ट जो है गवर्नमेंट उसके पास है जो जनता को असिस्ट करती है। ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। कह रहा ही एडेड दैट, फिर उन्होंने बाद में अपनी बात में जोड़ा कि टू कर्ब अनएम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली द गवर्नमेंट वाज ट्रेनिंग स्टूडेंट टू बिकम जॉब प्रोवाइडर्स। मतलब यह है कि उसको कम करने के लिए, रोकने के लिए, थामने के लिए, है ना, खत्म करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कह रहा है कि टू कर्ब अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहां पर क्या होगा इसका मीनिंग, हमको इतना नहीं जाना है कि भैया इसका हमको एग्जैक्ट मीनिंग करना है। एग्जैक्ट मीनिंग इंग्लिश में कुछ नहीं होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे और देखना सीख जाएंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, द गवर्नमेंट वाज ट्रेनिंग students to become job providers. The Delhi CM said his government has been able to give 12 lakh jobs. और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सरकार ने 12 लाख जॉब जो है ना, सीएम गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू, सक्षम हुई। इन पंजाब टू, और पंजाब में भी चीफ मिनिस्टर भगवत मान हैज बीन एबल टू क्रिएट 21,000 गवर्नमेंट जॉब्स, सेड मिस्टर केजरीवाल। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी वहां के जो भगवत मान, उन्होंने क्या किया है, 21,000 जॉब क्रिएट किया है। अब लास्ट जो इनका पॉइंट है वो है 3 पिलर्स। देखें हम इसकी बात कहां से, ऊपर तक तो आना पड़ेगा पहले हमको। यहां पर कह रहा है कि द आप चीफ रिमाइंड हिज पार्टी वर्कर्स, रिमाइंडेड, उनको याद दिलाया, हिज पार्टी वर्कर्स दैट 3 पिलर्स ऑफ आप वर, क्या क्या है, कट्टर देशभक्ति, कट्टर ईमानदारी एंड इंसानियत। ठीक है, मतलब यह है कि स्टॉन्च पैट्रियटिज्म, है ना, स्टॉन्च ऑनेस्टी एंड ह्यूमैनिटी, एंड दैट इट वाज फाउंडेड टू क्लीन अप द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। और ये 3 जो कंट्री की पॉलिटिक्स है उसको क्लीन करने के लिए जरूरी है। क्या क्या, उन्होंने क्या याद दिलाया, 3 pillars. The AAP chief reminded his party workers that the 3 pillars of AAP were कट्टर देशभक्ति, कट्टर ईमानदारी एंड इंसानियत, एंड दैट इज इट वाज फाउंडेड टू क्लीन अप द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। ये फाउंड किया गया, मतलब उसकी स्थापना की गई है इसके लिए, ताकि देश की जो पॉलिटिक्स है वो साफ हो सके, है ना, अच्छी हो सके। फिर कह रहा है कि मिस्टर केजरीवाल हु टॉक्स बिग अबाउट नेशनलिज्म रिमेन्स साइलेंट ऑन पाकिस्तान्स इंसिडेंट रिमार्क्स टुवर्ड्स इंडिया on the international stage in his party's national convention, है ना। It is clear how hollow his nationalism is, Mr. Sachdeva said. उन्होंने कहा कि केजरीवाल who talks about nationalism remains silent, वही बात जो मैंने पीछे चर्चा की कि वो चुप रह गए। Recent Pakistan silent on Pakistan's incident remarks towards India on the international stage in his party's national convention. It is clear how hollow, कितना खोखला है। हॉलो का मतलब है कितना खोखला, कितना दिखावे से भरा हुआ है। हॉलो हिज नेशनलिज्म इज, मिस्टर सचदेवा सेड। और ये कौन है, तो यहां पर दिखाया गया है कि भैया कौन थे, वीरेंद्र सचदेवा, है ना। अब आगे देखिए, आखिरी है, हम लोग अंत तक पहुंच चुके हैं, हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ी देर और। कह रहा है कि ही एडेड द मिस्टर केजरीवाल हैज पोर्ट्रेड आप गेटिंग नेशनल पार्टी स्टेटस एज एक्सक्लूसिव अचीवमेंट ऑफ हिज पार्टी। उन्होंने यह भी कहा कि ये जो पार्टी को नेशनल स्टेटस मिला है उसको एक्सक्लूसिव करके दिखाया है, अचीवमेंट ऑफ हिज पार्टी। बट द ट्रुथ इज दैट among the political parties formed after the independence, the BJP is the only party in the country which became the national party on the day it was founded. मतलब ये कहा कि वो जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आपको जो है राष्ट्रीय पहचान मिली है, वो कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो यह है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो पार्टी बनी उसमें बीजेपी पहली ऐसी रही जो कि स्थापना के दिन पर ही क्या हो गई, बिकेम नेशनल, है ना, क्या हो गई, बिकेम अ नेशनल पार्टी ऑन डे इट वाज फाउंडेड, है ना। अब कह रहा है कि द बहुजन समाज पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, the All India Trinamool Congress, the Nationalist Congress, the National People's Party, all these parties got the national status within a few years of their establishment. ये सारी पार्टियां जिसका नाम यहां पर लिया गया है सचदेवा के हिसाब से कि ये सारे ने अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों में नेशनल पार्टी का स्टेटस प्राप्त कर लिया। While आम आदमी पार्टी took 10 years in becoming a national party, Mr. सचदेवा said. और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आम आदमी पार्टी है इसको नेशनल स्टेटस पाने में 10 साल लग गए इसमें एक्सक्लूसिव
क्या है। देखिए, नेताओं की ये जवाबदारी, विरोध और एक दूसरे के बारे में कुछ कहना, उलट जवाब करना चलता रहता है। हम लोगों को इस पर नहीं ध्यान देना है, हमें बात करनी थी इंग्लिश की। दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि आप कोई भी पैराग्राफ उठाइए जो आप आराम से एक कॉलम लीजिए और उसको आराम से आप पढ़िए। आप देखिए, अब यहां पर ये है तो आज डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसको आराम से पढ़िए। बाइकॉट चाइनीज गुड्स, केजरीवाल टेल्स नेशनल स्लैम्स। अब देखिए, सिंपल सा है कि यहां पर चीजों को हम समझते भी चले गए। हमने समझ लिया कि भैया कौन कौन सा लगा। शुरुआत में मैंने वर्ब दिखाया, बाद में नहीं दिखाया। आप इसको खुद भी पहचान सकते हैं। मैं बस यहां पर यह कह रहा था कि आप जितना कठिन समझते हैं, वो कठिनाई इसलिए आती है क्योंकि आप उसको हूबहू हिंदी करने लगते हैं कि चुका है से समाप्ति होगा कि रहा है से समाप्ति होगा। मुझे वो नहीं करना है। मुझे पैराग्राफ समझ में आ गया और समरी ये आई कि 11th नेशनल काउंसिल मीट थी इनकी, है ना, नेशनल काउंसिल मीट। उसमें बोल रहे थे कि भैया मोदी गवर्नमेंट का निंदा किए कि कंटिन्यू ट्रेड रखा हुआ है जबकि सेना आपस में झड़प गई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और लोगों को कहा कि आप चाइनीज सामान का बहिष्कार कीजिए। साथ में इन्होंने आगे ये कहा कि 21वीं शताब्दी है, यहाँ पर कोई किसी देश की जमीन नहीं ले सकता है। बात सिर्फ ट्रेड और इकोनॉमिक्स की है, तो 95 बिलियन डॉलर का जो इंपोर्ट है उसको स्टॉप करने के लिए कहा ताकि चाइना को थोड़ी सी अकल आए। फिर उन्होंने जो है विजन बताया अपना कि इसको एजुकेशन हब बनाना है, कोई भूखा न रहे एंड ऑल दैट। और लास्ट में 3 पिलर्स, वो कट्टर देशभक्ति, कट्टर ईमानदारी और इंसानियत, इसकी बात कही ताकि भारत की राजनीति को क्लीन किया जा सके। उम्मीद तो यह है कि इस सेशन में जो प्रयास मैंने किए हैं वो आप तक सही सही पहुंचा, ठीक ढंग से कन्वे हो गया। और अब आप यहां से एक पेपर लेकर के 6 दिन 7 दिन पढ़िए, अलग अलग कॉलम लेकर के। पहले एडिटोरियल पे नहीं जाना है और बहुत जल्द मैं एडिटोरियल के एसोसिएशन को भी ऐड करूंगा। कोशिश करूंगा कि ऑल्टरनेट डेज पर ये दिन के 2 बजे से पहले, क्योंकि क्लासेस होती है तो पहले क्लास लेना होता है और उसके बाद हम इसको आपके लिए उपलब्ध कराएं। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि सेशन में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का। बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।